नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। साथ ही प्रधानमंत्री ने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके बाद चेन्नई में रोड शो भी निकाला। इससे पहले पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर भी गए थे। पीएम ने यहां सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की और उनका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 11,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें पीएम ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एम्स बीबीनगर का शिलान्यास किया। उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान पीएम ने विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि आज के नए भारत में देशवासियों की आशाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे हैं, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन इन दिनों भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भारत दौरे के पहले दिन साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की और कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच खासतौर से व्यापार और रक्षा क्षेत्र में विशेष रणनीतिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए व्यापक चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। पार्क जिन ने शनिवार को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 6,115 नए मामले सामने आए, जबकि कल ये आंकड़ा 6,050 था। एक्टिव केस की संख्या 31,194 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना से पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 733 केस, महाराष्ट्र में 926 और राजस्थान में 122 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे का आज तीसरा व आखिरी दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई फाइटर जेट से उड़ान भरी। असम के तेजपुर एयरबेस से राष्ट्रपति ने ये उड़ान भरी। इससे पहले तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि इससे पहले सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद इसमें उड़ान भर चुके हैं। बीते 3 दिनों के भीतर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के बाद आज पूर्व कांग्रेस नेता CR केशवन बीजेपी में शामिल हो गए। केशवन ने VK सिंह, अनिल बलूनी और प्रेम शुक्ला की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने पर CR केशवन ने कहा कि उसी दिशा में काम करूंगा कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाए। बता दें कि केशवन भारत के पहले गवर्नर जनरल और पूर्व कांग्रेस नेता C राजगोपालाचारी के परपोते हैं। इससे पहले केशवन ने करीब 1 महीने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीय यानी NRI भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में NRI की तरफ से देश में 107.5 अरब डॉलर भेजे गए। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये किसी वर्ष में NRI की तरफ से भेजी जाने वाली सबसे अधिक राशि है। साथ ही कहा कि पिछले साल अक्टूबर में विदेशी मुद्रा का भंडार 524.5 अरब डॉलर था, जो फिलहाल 600 अरब डॉलर के पार चला गया है। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिला के कांग्रेस अध्यक्ष मणिकंदन द्वारा जज की जीभ काटने वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है।
इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अब कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब कांग्रेस ने न्यायपालिका को धमकी दी है। इमरजेंसी से पहले भी कांग्रेस के लोगों ने न्यायपालिका पर हमला बोला था। वे अब भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे निराश हैं। रिजिजू ने कहा कि हम संविधान में विश्वास करते हैं। बता दें कि मणिक नंदन ने गुरुवार को पार्टी द्वारा किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि जब हमारी सत्ता आएगी हम राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से घिरी है। सरकार के 2 बड़े मंत्री इन्हीं आरोपों में जेल में बंद हैं। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड को 71,000 करोड़ के कर्ज में डुबोने और यमुना की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का पूरा बजट भी खर्च कर दे तो जल बोर्ड का कर्ज खत्म नहीं होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में यमुना की सफाई पर करीब 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यमुना अब भी मैली है। असम के बारपेटा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी असम पुलिस के एडीजीपी हिरेन नाथ ने दी है। गिरफ्तार नेताओं की पहचान पीएफआई के राज्य सचिव जाकिर हुसैन और सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अबू सामा और शहीदुल इस्लाम के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार नेताओं के पास से 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही 4 मोबाइल फोन और एसडीपीआई के पैम्पलेट भी बरामद किए गए हैं। असम पुलिस के एडीजीपी हिरेन नाथ ने ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कुतुब परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के शहजनवा में भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास किया। ये स्टेडियम 3 एकड़ क्षेत्रफल में करीब 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सीएम योगी ने खेलेगा यूपी बढ़ेगा यूपी का नारा दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अब युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शहजनवा तहसील में स्टेडियम बनने से यहाँ के युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। देश में आतंक और उसको संरक्षण देने वालों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने भारत और श्रीलंका के बीच अवैध ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का खुलासा किया है। तमिलनाडु में छापेमारी के बाद एनआईए ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने उसके पास से बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और ड्रग्स बरामद किए। इसमें बड़ी बात यह है कि इस गिरोह का मकसद टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को फिर से एक्टिव करना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 2 नक्सलियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से विस्फोटक भी जब्त किया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों माओवादियों पर 1-1 लाख का इनाम भी है। ये दोनों सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक लगाने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुए आज पूरे 8 साल हो गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक 8 सालों में सरकार ने कुल 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को योजना के जरिए 23.2 लाख करोड़ की राशि बांटी है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत सरकार देश में एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत अब भारतीय खेल प्राधिकरण खेलो इंडिया खेल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। इससे खिलाड़ी, सहयोगी कर्मचारी, तकनीकी अधिकारी और प्रतिस्पर्धा प्रबंधक खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र डिजिटली देख सकेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि इससे खेलो इंडिया युवा खेल 2022 और इसके बाद में भागीदारिता और मेरिट प्रमाण पत्र तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया सुगम और प्रभावी होगी।
महाराष्ट्र में कुल 14 फ्रांसीसी कंपनियां 5,700 करोड़ रुपए निवेश कर रही हैं। ये कंपनियां राज्य में व्यवसाय को विस्तार दे रही हैं और इसके लिए नए कारखाने लगा रही हैं। दरअसल बीते दिन इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र सम्मेलन के दौरान भारतीय तथा फ्रांसीसी कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वहीं फ्रांस के महावाणिज्य दूत सैरे शार्लेट ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों के लिए महाराष्ट्र में अपना व्यवसाय बढ़ाने के विशाल अवसर उपलब्ध हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन कॉरिडोर पर आनंद विहार बस अड्डा से खिचड़ीपुर तक बन रही 2 सुरंगों में से एक की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ये सुरंग 3-3 किलोमीटर की है। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी और एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में खुदाई का अंतिम चरण पूरा किया गया। बता दें कि 82 किलोमीटर रूट पर वर्ष 2025 तक रैपिड ट्रेन दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने एक्टिंग करियर के 20 साल पूरे किए हैं। वर्ष 2002 में मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू किया था। बता दें कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज साल 2021 में कोविड पाबंदियों के बीच सुकुमार द्वारा निर्देशन में बनी फिल्म ने जमकर धमाल मचाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट के आने की चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ के केंद्रीय बैंक ने मुद्रा भंडार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम हो गया है। अमेरिकी थिंक टैंक संस्था यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महंगाई, सियासी घमासान और आतंकवाद के बीच विदेशी कर्ज दायित्वों में चूक के कारण पाकिस्तान डिफॉल्टर हो सकता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 यानी 3 साल तक 77.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना होगा।